गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें आज हम ग्रामर में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संधि वाला चैप्टर कंप्लीट किया, उसका रिवीजन भी हमने कंप्लीट किया और मैंने नोट्स आपको नोटबुक में कैसे लिखने हैं वो भी दिखा दिया है। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और हमारा संधि के बाद चैप्टर नंबर 11 जिसका टाइटल है वाक्य विचार, जो हम आज शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 152 वाक्य विचार, वाक्य यानी सेंटेंस। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वाक्य का प्रयोग क्यों किया जाता है या वाक्य क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं, हम आगे भी सीख चुके हैं कि भाषा का प्रयोग क्यों होता है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं, जो हम वाक्य के द्वारा, भाषा के द्वारा सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो हम जो वाक्य बोलते हैं वो वाक्य किससे बने हुए होते हैं? छोटे छोटे शब्दों से बने हुए होते हैं। जब शब्द मिलके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ कमल, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको पता है फूल का नाम है, लेकिन मैं सिर्फ जब कमल बोलती हूँ तब मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आपको नहीं पता चलेगा। मैं सिर्फ बोलूँगी मुझे, तो भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है। अगर मैं बोलूँगी पसंद, तो पसंद यानी कि लाइक डिसलाइक होता है, लेकिन क्या पसंद मतलब क्या? तो सिर्फ अलग अलग शब्दों को बोलने से वो वाक्य नहीं बन जाता, लेकिन वाक्य कब बनता है? जब अलग अलग शब्द एक साथ मिलके उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य की डेफिनेशन। देखते हैं हम वाक्य की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे है कि शब्दों का वह सार्थक समूह, सार्थक समूह यानी मैंने आगे बोला वो शब्द एक साथ होते हैं, लेकिन कैसे? सार्थक, सही वे में होने चाहिए, जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, वह वाक्य कहलाता है। कोई भी विचार को हम जब प्रकट करते हैं तब भाषा के माध्यम से वो प्रकट होता है और तब हम शब्द को सही वे में प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कमल, फिर बोलेंगे पसंद, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे मुझे है, उसका कोई मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब मैं पूरा सेंटेंस बोलती हूँ, ये सारे जो अलग अलग शब्द हैं, 4 शब्द मैं अलग अलग बोली, कमल, पसंद, मुझे और है, लेकिन मैं जब बोलती हूँ मुझे कमल का फूल पसंद है, तो ये जो शब्द है अलग अलग थे अब तक, उनका सार्थक समूह हो गए। समूह यानी एक साथ आ गए और फिर उसका एक अर्थ निकलता है। मैं जब ये सेंटेंस बोलती हूँ, ये वाक्य बोलती हूँ, तब सामने वाले को पता चलता है कि मैं कमल के फूल की बात कर रही हूँ और कमल का फूल मुझे पसंद है। तो वाक्य का मतलब आपको पता चल गया कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो हमारे भाव या विचारों को अर्थपूर्ण तरीके से प्रकट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक लड़की है और उसके सामने उसके पापा खड़े हैं। उसके पापा लड़की को प्रश्न करते हैं, रीमा क्या कर रही हो? और लड़की जवाब देती है निबंध। जब हम ये आंसर सुनते हैं निबंध, तब हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं कि क्या मतलब वो लड़की क्या कर रही होगी? निबंध पढ़ रही होगी, निबंध सुन रही होगी, निबंध लिख रही होगी, क्या कर रही होगी? फिर सामने यानी कि लड़की ने जो जवाब दिया अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है, सिर्फ उसने निबंध बोला है। लेकिन जब वो बोलेगी, उसके पापा पूछते हैं कि रीमा क्या कर रही हो, और लड़की जवाब देगी पिताजी मैं निबंध लिख रही हूँ, तब हमें पता चलता है कि वो जो लड़की है रीमा, वो क्या कर रही है? अभी निबंध लिखने का काम कर रही है। मतलब हमारे मन में वो जो भाव था कि क्या निबंध पढ़ रही होगी, निबंध सुन रही होगी, निबंध क्या कर रही होगी, लेकिन अब हमें पता चल जाता है कि रीमा निबंध लिख रही है। तो इस तरह से जब शब्दों का सार्थक समूह कोई विचार को अर्थपूर्ण तरीके से प्रकट करता है, तब वो वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के अंग या घटक मतलब वाक्य की
घटकों से, किन किन पार्ट से बनता है। तो वाक्य के मुख्य दो भाग हैं, दो अंग जिसे हम कहे जाते हैं, ये दो होते हैं तब पूरा वाक्य कंप्लीट होता है। वाक्य के निम्नलिखित दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहेंगे वो हम पहले देखते हैं। वाक्य के जिस अंश में उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत हो। जब भी हम वाक्य बोलते हैं तब उसमें कर्ता होता है, या तो हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बता रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। तो जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य वाक्य होता है। यानी जिस वाक्य में हम किसी चीज वस्तु के बारे में बताते हैं तो वो चीज वस्तु का जो उल्लेख है वो क्या होगा, उद्देश्य होगा। जैसे सुविधि दफ्तर जा रही है, मोहनीश सब्जी लेने जा रहा है। इन वाक्यों में सुविधि और मोहनीश इन दोनों के बारे में हमें कुछ बताया गया है और इसीलिए ये वाक्य सुविधि और मोहनीश क्या हो गए, वाक्य के उद्देश्य होंगे। इस प्रकार हमें यह भी ज्ञात होगा ही कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है। और सिंपल सी बात है, वाक्य में कर्ता जो आप आगे सीख चुके हो, कर्म को करने वाला कर्ता उद्देश्य होता है। कभी उद्देश्य एक शब्द का होता है और कभी अधिक शब्दों का भी हो सकता है। वे शब्द जो कर्ता के साथ जुड़े हो वे उद्देश्य ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कर्ता का सिर्फ नाम काफी नहीं होता है, उसकी पहचान के लिए हमें अलग शब्द जोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कर्ता के साथ या कर्ता की पहचान देने के लिए जितने भी शब्द यूज होते हैं वो सारे क्या कहे जाएंगे, उद्देश्य कहे जाएंगे। अब उसका सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं वही एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी। जैसे उद्देश्य है सुरेश और उसके साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस है कोई काम नहीं करता है। पहले मैं सेंटेंस बोलती हूँ सुरेश कोई काम नहीं करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सेंटेंस में उद्देश्य कौन सा है तो आप आंसर दे पाओगे सुरेश, ठीक है, क्योंकि ये वाक्य में कर्ता भी सुरेश ही है। अब दूसरा मैं बोलती हूँ आलसी सुरेश कोई काम नहीं करता है। अब मैंने सुरेश के आगे विशेषण लगा दिया है क्या, आलसी। मैं कौन से सुरेश की बात कर रही हूँ, जो बहुत ही आलसी है। तो यहाँ पे सुरेश की पहचान आलसी शब्द से दी गई है। तो आलसी सुरेश एक पूरा वर्ड बनेगा और वो क्या हो जाएगा, वाक्य का उद्देश्य हो जाएगा। और तीसरा है महिमा का भाई सुरेश कोई काम नहीं करता है। यहाँ पे महिमा का भाई सुरेश, तो ये सुरेश की पहचान देने के लिए महिमा का भाई, मैं कौन से सुरेश की बात कर रही हूँ, जो महिमा का भाई है वो। तो यहाँ पे महिमा का भाई सुरेश, ये सारे शब्द क्या होंगे, उद्देश्य कहे जाएंगे। तो पता चल गया आप लोगों को कि उद्देश्य एक शब्द का भी हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है और वो कर्ता के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय में आता है। हमने देखा कि जिसके बारे में कहा जाता है यानी कि कर्ता, वो होगा उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या होगा, विधेय। जैसे आगे का सेंटेंस हमने देखा कि सुरेश कोई भी काम नहीं करता, तो सुरेश उद्देश्य है, तो विधेय क्या होगा, कोई काम नहीं करता। क्योंकि ये सुरेश के बारे में है तो ये क्या होगा, विधेय कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर इसे समझ लोगे तो आपको फिर आगे का एकदम इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो सेंटेंस है, सोमेश खेलता है, मोनिका पुस्तक पढ़ती है। इन दोनों में खेलता है और पढ़ती है, ये दोनों क्या हो गए, विधेय हो गए, क्योंकि सोमेश और मोनिका करता है यानी कि वो क्या है, उद्देश्य है। उनके बारे में कहा गया है खेलता है और पढ़ती है, तो वो दोनों हो गए विधेय। इन वाक्यों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय होते हैं। जैसे उद्देश्य क्या होता है, कर्ता, तो वैसे ही वाक्य में जो कर्म और क्रिया होती है वो क्या हो गए, विधेय हो गए। कर्म अथवा क्रिया के लिए जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय में आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग वो टेक्स्ट बुक में देख लेना। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद हमने देखे हैं आगे भी। अर्थ के आधार पर
और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य में निम्नलिखित 8 प्रकार होते हैं, यानी 8 भेद होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य बहुत ही सरल है, जो आप देखते ही पहचान जाओगे। क्या है? जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान हो, उसे विधान वाक्य कहते हैं। यानी कि जो वाक्य कोई कार्य होने का या करने का बोध करवाता हो, वो क्या होगा? विधान वाक्य होगा। जैसे धरती गोल है, शीला पुस्तक पढ़ती है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। यहाँ जा रहा हूँ पढ़ती है और गोल है, वो क्या है? काम करना या होने का सामान्य रूप है, इसलिए ये होगा विधान वाक्य। दूसरा हम देखें नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक जिसका मीनिंग होता है नेगेटिव, जहाँ पे कथन का निषेध किया जाता है, या ऐसे वाक्य जो नकारात्मक स्वरूप में होते हैं। जैसे सोमेश आज विद्यालय नहीं आया, यहाँ पे नहीं शब्द निषेध दर्शाता है, नकारात्मक सूचक है। कृपया इधर मत बैठिए, मत वो भी हमें नेगेटिव बता रहा है कि ये हमें नहीं करना है। तो ऐसे जो सेंटेंस है, ये भी आपको देख के पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस में कुछ करने से मना किया गया है, तो वो क्या होगा? नकारात्मक वाक्य होगा। मत करो, नहीं करो, ना, ऐसे जो शब्द हो गए वो नकारात्मक दर्शक हो गए। उसके बाद है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट, उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट हो, वो क्या होंगे? आज्ञार्थक वाक्य। अगर आपको नाम के मीनिंग पता होंगे तो आप सेंटेंस तुरंत पहचान जाओगे। जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, यहाँ पे क्या है? आदेश दिया गया है। दूसरा है कल तक जरूर आ जाना, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि कल तक हो सके तो आ जाना। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया गया होगा। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या तुम परीक्षा में प्रथम आए? तुम्हारा क्रिकेट मैच कब होगा? या तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ पे पढ़ती हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? यहाँ पे सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। ये वाक्य में जिनमें वक्ता अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता है। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम कक्षा में प्रथम आओ। यहाँ पे इच्छा पर ये चीज हुई नहीं है, लेकिन किसी की यानी कि कर्ता की ये इच्छा है कि ऐसा हो, तो ऐसे सेंटेंस इच्छा वाक्य कहलाए जाएंगे। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी शंका जिसे हम बोलते हैं। इन वाक्यों में वक्ता संदेह के भाव प्रकट करता है। संदेह यानी शंका, हो सकता है जब ऐसा होता तो, जैसे शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो, यहाँ पे शंका है, संदेह व्यक्त किया है। हो सकता है तुम इस बार प्रथम आ जाओ। देखो दोनों सेंटेंस में निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे संदेह है कि शायद इस साल बारिश अच्छी हो। अब अच्छी होगी या नहीं वो पता नहीं है, प्रथम आओगे या नहीं ये पता नहीं है, सिर्फ शंका व्यक्त की है, संदेह व्यक्त किया है। उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मय, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, और जिसमें उद्गार चिन्ह होगा वो विस्मयादिबोधक के होंगे। जैसे वाह कितना अच्छा मौसम है, दूसरा है हाय मैं लुट कर। लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जहाँ किसी न किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया गया, संकेत यानी इशारा किया गया। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। सफल होने के लिए आपको इशारा किया गया है पढ़ने के लिए। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम सफल होगे। अगर सत्य बोला होता तो इस मुसीबत में ना पड़ते। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको ये वो याद रह जाएंगे। और मैंने बोला वैसे कि हर एक नाम का मीनिंग अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको उसकी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। आप वाक्य पढ़ते ही पहचान जाओगे कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तब तक आप लोगों को यहाँ तक का याद रखना है, उसे समझने की कोशिश करना है, और हो सके तो वीडियो देखने के बाद 1-2 बार पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।